असल में जो टेस्ट का रिज़ल्ट तो आपको मैंने आंसर कीज़ करेक्ट कर दी हैं, और जो, एक मिनट, और जो टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो मैंने लास्ट ईयर का जो कराया था ना, मैंने 2 आवर डिस्कशन किया था एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो जो आपको जिस जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो आप वीडियो में देख सकते हो जाके। अभी कोई छोटा मोटा आंसर की से रिलेटेड डाउट हो तो अभी डिस्कस कर सकते हो। पहले मैंने सोचा था मैं डिस्कस करा दूंगी आधा घंटा 40 मिनट लेके, लेकिन फिर मुझे लगा कि उतना डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करा पाऊँगी। तो जो लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड है मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो बहुत अच्छे से उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। उसको आप देख लेना, जिस जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस पर जंप करके लाइन वाइज मैंने डिस्कस करा रखे हैं। ठीक है। और तपस आपने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया खास, आपका तो सिलेबस छूटा हुआ है। संजना, मनदीप का भी ओके ओके था, और जुबैर आप। ये नहीं छुटा हुआ मैम, हम्म। ये नहीं छुटा हुआ। अच्छा, ये वाला पोर्शन नहीं छूटा हुआ, तो और आप बेटर कर सकते थे। सुमन के अच्छे मार्क्स आए हैं। तपस आपको क्या हो गया? और जुबैर आपने बिल्कुल नहीं किया हुआ है लीनियर। नो मैम, मैट्रिक्स पोर्शन किया था मैं। अच्छा चलो, मैट्रिक्स का टेस्ट है नेक्स्ट, देखते हैं। मेरा गलत ही आ रही है क्वेश्चन, सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, एक बार वीडियो देख लेना और उसके बाद कोई भी डाउट आए तो मुझे बताना, और किस तरीके का मतलब सॉल्व करते टाइम क्या प्रॉब्लम आती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज अभी मैं क्लास कराती हूँ आपको। ठीक है, ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्रुप थ्योरी का भी जो बेसिक है वो क्या है? सेट है। पहले सेट आया, मैथ्स में पहले सेट आता है। कहीं से भी दुनिया के, मतलब जो भी बेस है पूरा, वो क्या है? सेट। सेट के बाद क्या आता है? मैपिंग्स आ जाती हैं, उनको हम मैप करते हैं। फंक्शंस आते हैं। अब ग्रुप थ्योरी में फंक्शंस क्या हैं? होमोमॉर्फिज्म सुना होगा, नहीं सुना तो उसको हम आगे जाके करेंगे। तो ऐसे सेट जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशंस, मतलब सेट प्लस ऑपरेशन। अब वो कौन सा सेट होगा, क्या ऑपरेशंस होंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे। अभी एक दो क्लासेस में हम ग्रुप की डेफिनेशन नहीं करने वाले, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ कुछ खास तरीके के सेट्स देखने वाले हैं। क्योंकि ग्रुप थ्योरी में क्या होगा, कुछ स्पेशल तरीके के सेट्स यूज़ होंगे जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं जैसे ऑयलर्स फंक्शन, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, या तो आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में। तो ठीक है, सबसे पहले सेट्स को कवर करेंगे, फिर हम देखेंगे ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, और फिर हम देखेंगे कि स्पेशल कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जो ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर ग्रुप आएगा तो ग्रुप में भी अब वैरायटी आएगी, सब ग्रुप आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप आएगा, कोशेंट ग्रुप आएगा, होमोमॉर्फिज्म आएगा। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, बस नए तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना वही सब कुछ है, सेट पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है, जो हम रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं और लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं। लीनियर अलजेब्रा में क्या है? ट्रांसफॉर्मेशंस आर फंक्शंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं ना। तो हर जगह बातें वही हो रही हैं, बस अपने अपने स्टाइल में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है ग्रुप थ्योरी का ओवरव्यू जो हम करने वाले हैं जैम के लिए। ठीक है, यहाँ से हम जितना भी ग्रुप थ्योरी कवर करेंगे उसके आप मतलब ये लगा लो कि अच्छे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जितना हम कवर कर लेंगे। थोड़ा सा मेरे को स्पीड में कराना पड़ेगा क्योंकि टाइम की कमी है। ठीक है, लेकिन चीज़ें आपको सब समझ में आएंगी, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो सबसे पहले कुछ स्पेशल सेट्स की बात करते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो स्टार्ट करें कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग।
इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक, ये बात पक्की है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपने ये वाला सेट देखा होगा, कौन सा होता है ये? अच्छा हाँ, इसके नोट्स भी मैं साथ के साथ अपलोड करती जाऊँगी, नोट्स भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट्स वो भी साथ साथ होंगे, वो बताती चली जाऊँगी आपको। तो सबसे पहले ये सेट है, इसको कौन सा सेट बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स का सेट। ये वाला सेट हमारा क्या होता है? इंटीजर्स का। ये सब मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब आप जानते हो, रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एक बार चेक कर ले रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये सारे सेट्स तो हमें पता थे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन मैं आपको याद दिला देती हूँ, ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन हैं, ये सब आपको पता है। अब आते हैं एक स्पेशल सेट पे जो आपने सिर्फ ग्रुप थ्योरी में देखा होगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर यूज़ यहीं पे होता है। Zn। तो Zn क्या है? इसको क्या बोला जाता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। एक मिनट, सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n। ठीक है, अब ये क्या है? क्या Zn के अंदर हम इंटीजर्स डाल रहे हैं या कुछ और डाल रहे हैं? ये क्या है? 0 to n - 1। जैसे अगर आपको Z4 लिखना है तो 0 1 2 3, लेकिन ये सेट रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है? और ये Z के नीचे सब्सक्रिप्ट क्यों डाली हमने? क्या मतलब है इसका? देखो, ये सेट सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हमने इंटीजर्स डाल दिए। इस सेट के अंदर ये एक पर्टिकुलर जो नंबर है ना, ये पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्लास मतलब रिलेशंस पढ़े होंगे आपने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने कहा था जो रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो क्या बन जाता है? इक्विवेलेंस। राइट। और इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले, मतलब इसके बेस पे हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। अब क्लासेस यहाँ पे इन रिलेशंस को ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्लासेस कैसे बनती हैं। देखो, जैसे मान लो हम Z4 की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, इसके अंदर 4 क्यों नहीं है? ये सवाल हो वो तो सकता है। जीरो 4 जीरो इज इक्वलेंट टू 0, क्यों है वो ऐसा? इसका फोर जो से रिमाइंडर यस, किसी भी रिमाइंडर इंटीजर को आप 0 उठा लोगे। देखो, Zn की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी भी इंटीजर को उठा लोगे, अगर उस मतलब उसका रिमाइंडर, हम उसका रिमाइंडर चेक करेंगे व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय, एक सेकेंड, n डिवाइड बाय a, मतलब इस चीज़ का रिमाइंडर हम चेक करते हैं। इसके मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देखो कैसे। जैसे हमने 5 उठाया, अब 5 बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? 1। ठीक है, तो 5 का मतलब इसके अंदर क्या है? 1 है। तो एक्चुअली ये नंबर नहीं है 1, 1 यहाँ पे एक पूरी की पूरी क्लास है। क्यों? और उस क्लास को हम ऐसे बार से डिनोट कर रहे हैं, देखो कैसे। मान लो हमने 7 लिया, 7 को हमने किससे डिवाइड किया? 4 से, और रिमाइंडर चेक किया, वो क्या आ रहा है? 3। ठीक है, तो अब ये वाला 7 किसकी क्लास के अंदर है? 3 की क्लास के अंदर है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ जिससे आपको आइडिया लगे। तो इसकी क्लास के 3 की क्लास के अंदर क्या क्या है? 7 है। अब इसी मैम, तरीके से 11 है। बोलो। तो इसका मतलब मैम 3 की क्लास में सारे वो नंबर्स आएंगे इंटीजर्स जिनका रिमाइंडर 3 रिमाइंडर आता है मैम। 4 से डिवाइड करने पर 3 आ जाए। यस। तो जैसे 11 है, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? 4 टू 8, 3 रिमाइंडर आएगा। तो 11 इसकी क्लास में आ गया। इसी तरीके से 4 4 के गैप पे सारे आते चले जाएंगे, 15 19 एंड सो ऑन। इधर से हम देखेंगे तो -1 माइनस क्या आएगा यहाँ पे? -5 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस, हाँ ठीक है।
अब इसी तरीके से 2 की क्लास में अगर हम देखें तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे जो डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देते हैं, जैसे कि 6 हो गया, और क्या आ जाएगा 8 आ जा 10 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब 2 बार क्या डिनोट कर रहा है, 2 बार यहाँ पे डिनोट कर रहा है क्लास पूरी की पूरी, ऐसी क्लास जो ऐसे इंटीजर्स को कंटेन करती है जिन इंटीजर्स को हम डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर 4 आए, रिमाइंडर 2 आए, सॉरी। इसी तरीके से 1 की क्लास देखेंगे तो रिमाइंडर 1 वाले कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं, वो उनकी सबकी कलेक्शन 1 के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, एंड सो ऑन। 0 के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, अब 0 रिमाइंडर देने वाले तो वही होंगे ना जो 4 से पूरे के पूरे डिवाइड हो रहे होंगे। तो यहाँ से आप सीधे गैस लगा सकते हो 4, 8, 12, वो कुछ भी आ मल्टीपल्स ऑफ सकते 4। हो। 4 के ये मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो ये है इसका मतलब Zn के अंदर इंटीजर्स नहीं है, ये पूरी की पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको डिनोट ऐसे कर दिया जाता है, बार लगाने की बजाय हम सिंपली ऐसे ही डिनोट कर देते हैं ताकि कन्वीनियंस हो, और कुछ नहीं है। बार डिनोट करोगे, बार से मतलब जब डिनोट करते हैं तो थोड़ा सा देखने में डिफरेंस समझ में आता है। इसको जब हम बार हटा देते हैं यहाँ पे तो देखने में कुछ कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हमें पता है कि क्लासेस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या Zn Z का सबसेट है इंटीजर्स का। यस मैम। कि इसको सवाल को अभी हम होल्ड पे रखते हैं और आगे जाके इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है ये। अब सब लोग आएंगे क्लास में। ठीक है, Zn के बारे में हमें पता चल गया। अच्छा, Zn की कार्डिनैलिटी क्या होती है, कितने उसके, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हुई है नोट्स में, तो आप अपनी रेफरेंस के लिए थोड़ा बहुत लिख सकते हो ताकि आप थोड़ा एक्टिवली पढ़ पाओ। उससे ज़्यादा बहुत डिटेल में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। Zn की कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी को हम ऐसे मॉड से डिनोट करते हैं। Zn की कार्डिनैलिटी कितनी है, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक के सारे एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि n है उसके अंदर एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत ही ईजी सा बात है। अब ये सवाल आता है कि क्या 1/3 Z5 से बिलोंग करेगा। वन बाई थ्री Z5 से कब बिलोंग कर सकता है, अगर Z5 से कोई ऐसा एलिमेंट निकल कर आए x सच दैट 1/3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सके, है ना। मतलब 1/3 किसी न किसी x बिलोंग्स टू Z5 के बराबर हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है। अगर हम देखें तो मैं इसको लिख पाऊंगी 1 = 3x। क्या ऐसा कोई x बिलोंग करता है Z5 से सच दैट 3 × x = 1 हो जाए। एक्चुअली ये 1/3 का मतलब 1/3 देख के आपको रैशनल से रैशनल्स की याद आ रही होगी, पर 1/3 का मतलब सिंपली यहाँ पे 3 इनवर्स है। क्या 3 का इनवर्स Z5 में है। अब ये इनवर्स भी कौन सा है, एक तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, जैसे 3 को उसके 3 को इनवर्स से हम क्या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे आइडेंटिटी आ तो जाएगी, 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। 3 × 3 इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, वो 1 है, 1 की 2 होगा मल्टीप्लिकेटिव मैम। आइडेंटिटी। एग्जैक्टली, तो कौन सा वो x होगा जो 1 3 से मल्टीप्लाई करके 1 देता है, बताओ। 2 मैम। 2 दे देगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 6 इज डिवाइड बाय इक्वल टू 1, 5। यस मैम। 6 मतलब 1, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में 6 मतलब 1 Z5 के अंदर। तो इस तरीके से हमें चेक करना है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1/3 Z5 में आता है कि नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूँ 2/4, हाँ मतलब 2/4 Z5 में आता है कि नहीं आता, ये चेक करो। तो अब देखो कि चेक यस करके मैम। देखो आएगा। हम इसको 1/2 लिख के भी कर सकते हैं। इसको 1/2 तब लिख सकते हैं हम, 2 = 4 × x आएगा ये।
अगर हम यहाँ पे 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर पाए, मैं इसके बारे में डिटेल में आऊँगी अभी कि हम ये कब कर सकते हैं, इसको 1/2 कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी मैं उसी पे आने वाली हूँ। अभी आप इसी को चेक करो, 2 = 4x। ऐसा कौन सा एलिमेंट है Z5 के अंदर जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 2 मिल जाए 4 से? 3। मैम 3। 4 3 ज़ा 12, एग्जैक्टली। 12 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 = 4x सेटिस्फाइड, मतलब 2/4 बिलोंग्स टू Z5। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए 2/3 बिलोंग्स टू Z6, इसको चेक करो फटाफट। नहीं होगा मैम। नहीं होगा। 2 = 2/3 = x। क्या ऐसा कोई x एग्जिस्ट करता है? नहीं होगा। नो मैम। नहीं होगा। 3x = 2 होना चाहिए। वैसे आप देखो, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स रख रख के देखो Z6 के। 3 × 0 क्या हो जाएगा? 0। 3 × 1 3 हो जाएगा। 3 × 2 क्या हो जाएगा? फिर से 0। 0। और 3 × 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 × 4 क्या होगा? 0। 0। 3 × 0। 5 क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 आएगा। 3। 3 हो जाएगा। और 6 तो इसके अंदर 0 ही है, मतलब यही 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने सबके लिए चेक कर लिया, सबके लिए क्या आ रहा है? इधर 0 और 3, इधर 0 और 3। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो 3 था डिवीजन में, इस 3 का इस 6 के साथ GCD 1 नहीं था। मान लो इस 3 का इस 6 के साथ GCD 1 होता, मतलब 6 के साथ नहीं। जैसे मैंने 2/3 बिलोंग्स टू Z7 पूछती तो 3 और 7 का GCD यहाँ पर 1 था। अब अगर आप इसको चेक करते, क्योंकि मैंने पहले जो सवाल पूछा था 2/4 बिलोंग्स टू Z5, 5 का तो सबके साथ ही GCD 1 आता है खुद को छोड़ के। तो क्या था वहाँ पे? 5 और 4 का GCD 1 था, 5 और 3 का GCD 1 था। यहाँ पे जैसे 2/3 और Z7 की बात करें तो 3 और 7 का GCD 1 है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर GCD क्या था? 1 नहीं था। तो ये क्या करेगा? इस पे भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कब इस तरीके के, मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स ये दे सकता है। जैसे यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स देख पाए। ठीक है, तो कब कैसे रिजल्ट्स देता है इस पे भी हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो कहने का मतलब मैम है जब इनका GCD 1 नहीं होगा। मैम हम्म। मतलब जब GCD 1 होगा तो x की वैल्यू जब हम देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Zn की सारी वैल्यूज आएंगी। हम्म। ओके मैम। बेसिकली इससे थोड़ा सा जनरलाइज्ड बात बताती हूँ मैं आपको। जैसे B/A है, B/A Zn से तभी बिलोंग करता है इफ़ एंड ओनली इफ GCD 1 की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर B 1 नहीं है तो फिर हम GCD 1 की बात नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? B/A बिलोंग्स टू Zn इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ An डिवाइड्स B। यानी कि जैसे 2/3 था, 2/3 हमने चेक किया Z6 से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि 3 और 6 का जो GCD था वो 3 था और 3 2 को डिवाइड नहीं करता था। प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे। ठीक है, वहाँ मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल गई कि इसका GCD 1 होना चाहिए। 1 तब होना चाहिए जब 1/समथिंग आप चेक कर रहे हो, जैसे 1/6 चेक कर रहे हो Z8 में। तो अभी क्या इससे बिलोंग करेगा? आप चेक करोगे कि 6 और 8 का GCD क्या है? 2 है। क्या 2 1, मतलब 1 तो नहीं आया। 1 = 1 क्यों बोलते हैं हम? कि क्योंकि इनका जो GCD है वो डिवाइड करना चाहिए न्यूमरेटर को। क्या न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग कब करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ GCD ऑफ An डिवाइड्स द न्यूमरेटर। ये क्या है? हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा गलत नहीं होगी। 2/3 बिलोंग्स टू, मान लेते हैं
किसी ने हमसे पूछ लिया होता 3/6 बिलोंग्स टू Z9। हाँ, अब बताओ ये बिलोंग करेगा कि नहीं? GCD यस मैम, कर जाएगा। इन यस दोनों मैम, का जीसीडी लेंगे, वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, और 3 3 न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ अभी आपको क्या याद रखनी है कि बी बाय तभी जेड एन में बिलोंग करेगा जब ए और एन का जीसीडी बी हो जाए, बी को डिवाइड करे। ठीक है, तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जब आप एग्जाम्पल से करने लग जाते हो चीज़ों को तो आपके दिमाग में वो बैठ जाती हैं, तो उतनी कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो आपको बस 1-2 एग्जाम्पल्स दिमाग में लाने हैं और दिमाग में आराम से, मतलब वैसा अगर आप भूल भी गए हो रिजल्ट तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, एग्जाम्पल्स दिमाग में लाओगे याद आ जाएगा। ठीक है, अब हम 1-1 मैपिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि 1-1 मैप क्या होता है। आज तक हमने जो 1-1 मैपिंग के बारे में पढ़ा है उस पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। अगर मैं आपको 2 सेट्स दूँ इंटीजर्स से इंटीजर्स तक और पूछूं आपसे कि क्या ये 1-1 मैपिंग है, तो आप क्या बोलोगे? 1-1 है वन कि वन नहीं? हो हम्म? हाँ मैम, है। है। कैसे चेक करेंगे? tx इज इक्वल्स टू टी वाई रखते थे हम, हाँ, टू x एक्स इक्वल इज टू y इक्वल्स देखा टू टू था। वाई। अगर इससे x इज इक्वल्स टू वाई आ जाता था तो हम क्या बोलते थे? 1-1 मैप है ना? तो यहाँ से हम क्या करते थे? x इज इक्वल्स टू वाई हमारा आ गया, हमने बोल दिया 1-1 मैप है। हाँ, अगर मैं ये वो पूछूं आपसे t फ्रॉम Z4 to Z4 tx इज इक्वल्स टू 2x, क्या ये 1-1 मैप है? आप क्या बोलोगे? नहीं है मैम, वो तो 1/2 Z4 पे नहीं है। 1/2 Z4 में नहीं है। 1/2 Z4 में होता तो क्या होता? तब बिलोंग करता क्योंकि वो इन्वर्स हो जाता, तब हम्म, मल्टीपल करके 2 इंटू 1/2 आइडेंटिटी 1 हो जाता, x इक्वल टू 1 y मतलब आप ये होता। कह रहे हो कि tx इज इक्वल्स टू टी वाई करते, 2x इज इक्वल्स टू 2y आता, तो यहाँ से हम 1/2 मल्टीप्लाई करते दोनों साइड और x इज इक्वल्स टू वाई आ जाता। और अब क्या अभी हम कैंसिल नहीं कर सकते इसको? 2x इज इक्वल्स टू 2y से डायरेक्ट x इक्वल टू वाई नहीं लिख सकते? नहीं, 2 इन्वर्स। 1/2 इनवर्स देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहती थी कि ये ऐसे कैंसिल नहीं होते हैं, ये ऐसे कैंसिल नहीं हो गए कि कहीं भी हमने उठाया 2x इज इक्वल्स टू 2y देखा और 2 और 2 कैंसिल कर दिया। ये कब कैंसिल होते हैं? जब एक्चुअली कैंसिल नहीं होते, हम क्या करते हैं? इनवर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनवर्स ऑफ 2 z में क्या मिलेगा? 1/2 2 का इनवर्स? नो मैम, तो देखो इसमें एक और तरीका है। 2, साइड में देखो। हाँ, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कर सकते हैं हम, यहाँ पे आ गए, इससे स्टेप 2 में आए, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो 2 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ होती है इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंटीग्रल डोमेन के अंदर क्या होता है? वैसे ये टॉपिक आता है रिंग थ्योरी के अंदर, पर यहाँ पे आपको एक लाइन की चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज़, कोई भी सेट, कोई भी मतलब सेट विद ऑपरेशन, मतलब एक सेट जो कुछ ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में प्लस डॉट जो भी है, उसको हम आईडी इंटीग्रल डोमेन कब कहते हैं? अगर विदाउट ए जीरो इंटू बी डिवाइस। करें। आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा भी होगा, अगर ए इंटू बी 0 आ रहा है इसका मतलब ये होना चाहिए कि या तो ए 0 हो या बी 0 हो। ऐसा नहीं है कि दो नॉन ज़ीरो की प्रोडक्ट 0 आ जाए। अब आप कहोगे कि दो नॉन ज़ीरो की प्रोडक्ट 0 कभी आती भी नहीं है, पर आती है। मैट्रिसेस में आती है। देखो Z6 में आती, हाँ मैट्रिसेस में आती है। मैट्रिसेस का भी एक सेट ले सकते हो, उस पर भी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हो। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि मैट्रिसेस के अंदर आती है। मैट्रिसेस के अंदर
एडिशन और जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन करके आप बोल सकते हो कि दो मैट्रिसेस आप लोगे M1 M2, उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकती है जबकि दोनों नॉन ज़ीरो होंगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है, इंटीग्रल डोमेन कभी नहीं बनेगी। सेट कोई भी हो सकता है, सेट ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स का सेट हो, सेट किसी भी एलिमेंट्स का हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स का सेट हमने देखा। और Zn के अंदर कैसा हो सकता है, अभी आपने रिसेंटली Zn पढ़ा है तो थोड़ा सा एनालाइज करो इनको। इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5। क्या इसके कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए? ज़ीरो मतलब 6 आ जाए, 2 चलिए आ जाए, 6 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। तो देखो 2 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट 6 आती है, विच इज़ इक्वलेंट टू 0। यानी कि दो नॉन ज़ीरो नंबर्स लिए थे, 2 और 3 ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो क्या है इसके अंदर, उस बात को भी ध्यान से समझो। 6 12 18 6 के जितने 4 और मल्टीपल्स हैं 3 वो भी है ना, पूरे। 4 और 3। हाँ बिल्कुल, 4 और 3 की भी प्रोडक्ट ज़ीरो आएगी, 4 इंटू 3। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। 2 और 3 ज़ीरो नहीं थे, 4 और 3 ज़ीरो नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो मतलब ये ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन के अंदर क्या होता है, अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो आई है तो उनमें से पक्का एक ज़ीरो रहा होगा, क्योंकि दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, उनमें से अगर प्रोडक्ट आप ज़ीरो बोल रहे हो, उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है, तो या तो पहला ज़ीरो होगा या दूसरा ज़ीरो होगा। अब 2 तो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब x माइनस वाई ज़ीरो होगा, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं हैं। x माइनस वाई ज़ीरो तभी होगा जब x और y इक्वल होंगे। तो एक ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गई बात? या तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, या फिर ये तरीका हमने अप्लाई किया, तभी हम 1 1 प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? Z4 में क्या करेंगे, सोचो। क्या Z4 एक इंटीग्रल डोमेन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या Z4 के अंदर 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? दोनों सवालों का जवाब देना है आपको। इंटीग्रल डोमेन तो नहीं है। नो मैम, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं है और 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता? चलो वो तो ठीक है, 2 का 2 इन्वर्स इंटू 2 एग्जिस्ट नहीं से करना चाहिए, कैसे चेक किया, उस पर भी आते हैं। 2 का इन्वर्स या तो 0 होगा, 2 का इन्वर्स या तो 1 होगा, 2 का इन्वर्स या फिर 2 होगा, या फिर अच्छा 3 भी होगा, क्योंकि Z4 की बात कर रहे हैं ना। तो 2 का इन्वर्स जो होगा वो ऐसा होना चाहिए कि उससे मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से 0 आएगा, और 0 है। 3 से मल्टीप्लाई करके फिर से 2 आएगा। 1 तो नहीं आ रहा किसी केस में, तो मतलब इसका इनमें से तो कोई इन्वर्स नहीं है, और यही सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब इन्वर्स ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चीज़ें बदल रही हैं थोड़ी सी, इन्वर्स देखने का तरीका बदल रहा है, क्योंकि हम Zn की बात कर रहे हैं। तो Zn के बिना ग्रुप थ्योरी को इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इसलिए आपको पहली क्लास में समझाया जा रहा है। संजना, मनदीप, क्लियर है? यस मैम। इंद्रजीत, समझ आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है, समझ आ रहा है तो कुछ जवाब दो, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ पूछो। चुप होके मत बैठो, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नींद आ गई, वैसे भी रात का समय है। तो मैम ये रात होगी को ज़्यादा रहते हैं, क्या? रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं दिन की बजाय। आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हो, मैं सोने लग जाती हूँ रात में। वो तो मुझे बोलना पड़ रहा है तो शायद मुझे नींद ना आए, शायद। नहीं तो अगर मैं क्लास में बैठी होती, सुन रही होती टीचर को, तो मैं तो सो चुकी होती। खैर, तो ये हो गई आईडी की बात। तो आईडी को नहीं भूलना है हमें, वो भी सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, चिंता की बात नहीं है, भूलोगे भी नहीं, पढ़ लोगे एक बार।
इस क्लास से जाके नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना और जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं दूंगी वो कर लेना। ग्रुप थ्योरी आराम से हो जाएगा, ठीक है। जिसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बस नोट्स पढ़ लेना अभी के लिए। प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी बाद में हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। रियल एनालिसिस में आपको बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप के जो एक दो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे उनको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हमें जीत के आना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है, तो उसके अपने अपने तरीके होते हैं। तो ग्रुप थ्योरी को थोड़ा लाइटली लो। लाइटली लेने का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि ईजिली हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो करो, लेकिन टाइम नहीं है तो अभी नोट्स पढ़ लो। तो देखो, मेरे को जल्दी से फटाफट से ये बता दो कि ये मैपिंग 1-1 है कि नहीं है, उसके बाद मैं बताओ। इंद्रजीत, पहला वाला 1-1 है कि नहीं? जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ये कर सकता है। देखो क्या कर सकते हो, मैंने फाइनाइट सेट दिए हैं। 1-1 होने का मतलब क्या है? नहीं है मैम पहले वाला। हाँ, थोड़ा सा लेबर वर्क कर लिया करो अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। 4 × 0 0, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 2। थोड़ा सा मुझे स्लाइड करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 24 4, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा। तो क्या हो रहा है, कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं देखना यहाँ पे। फिर 2 के बाद फिर से 6 आएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे कवर। ये 7 की इमेज आएगी, ये 8 की, और ये 9 की, ठीक है। तो देखो 0 एक बार आया, 2 बार आया, 4 एक बार आया, 2 बार आया, 8 एक बार आया, 2 बार आया, 2 एक बार आया, 2 बार आया, ठीक है। 6 एक बार आया, फिर से एक बार आया। तो मतलब एवरी एलिमेंट इज बीइंग रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, हर एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है। इस तरीके के मैप को हम क्या कहते हैं? 2 कॉपी मैप। इसको क्या बोलेंगे हम? 2 कॉपी मैप, ठीक है। 1-1 को क्या बोलते हैं? 1 कॉपी मैप, क्योंकि 1-1 का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट जब इमेज बन रहा है तो एक ही बार बनेगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं। मतलब 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती, हर एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो इस तरीके के मैप को हम क्या बोलते हैं? 2 कॉपी मैप। अब एक बार इधर चेक करना आप, Tx = 2x कैसा बन रहा है, ये आपका होमवर्क है कि कितने कॉपी मैप बन रहा है, 2 कॉपी 3 कॉपी जितना भी है। और थर्ड वाला आपको अभी बताना है कि क्या ये 1-1 है। है मैम। मैम इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है मैम। बिल्कुल। मैम अभी मैंने 4 क्या का किया? तो नहीं है मैम हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो अभी आपने किया। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, इसीलिए तो ये 1-1 नहीं बना। 2 कॉपी मैप बना ना। 2 कॉपी मैप का मतलब 1-1 नहीं है। 1-1 का मतलब 1 कॉपी मैप। 4 का इन्वर्स नहीं है। 4 का इन्वर्स मतलब क्या? देखो सिंपल सा एक फैक्ट है कि अगर 1/4 बिलोंग करेगा Z10 में, तब तो ये 1-1 हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि 1/4 बिलोंग करेगा तो आप क्या कर सकते हो? देखो सिंपल आइडिया, एकदम लॉजिकल आइडिया है। Tx = Ty करोगे, 4x = 4y आएगा। अगर 1/4 बिलोंग करता तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करते और x = y आ जाता। पर अभी ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका इन्वर्स बिलोंग नहीं करता है। इसीलिए हम चेक करते हैं कि क्या 1/4 Z10 में बिलोंग करेगा। और उसका तो तरीका मैंने इसमें आपको बता रखा है कि 4 और 10 का जी मैम। GCD चेक करो। वो GCD 1 को डिवाइड करना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। 1 को डिवाइड करना मतलब 1 ही आ जाना। तो GCD ऑफ 4 और 10 क्या है? 2 आ रहा है, विच डज नॉट डिवाइड 1, इसलिए ये 1-1 नहीं होगा।
तो जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया था कि बी बाय ए बिलोंग्स टू जेड एन और नॉट, वो अब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 1 1 चेक करने के लिए। चीज़ें कनेक्ट हो पा रही हैं? बस मैम अब इतना 3x है। is equal to 3x, t of x is equal to 3x is a 1 1. दिस हाँ इज 1 1। यस, दिस इज 1 1 क्योंकि 1/3 का जो मतलब, हाँ 3 का जो इन्वर्स है 1/3 जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये मत सोच लगना 1/3 इज इक्वल टू 0.333, नहीं, ये 1/3 3 के इन्वर्स का रिप्रेजेंटेशन है जेड एन में, ठीक है। तो 1/3 क्या बिलोंग कर रहा है जेड एन से? बिल्कुल कर रहा है, क्यों जेड 10 से, क्योंकि 3 और 10 का जीसीडी 1 है। डायरेक्टली हमने चेक करके बता दिया। तो सिंपल सी चीज़ है। अब मैम ये यहाँ पर 1/3 इक्वल्स टू 7 होगा। 1/3 इक्वल्स टू 7, यस। 7 के अलावा कुछ हो सकता है, ये भी चेक करो आप। No मैम. पॉसिबिलिटी होती है। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर 1/3 बिलोंग्स टू 2/3, या फिर बोलें अगर हम 4/6, हाँ इसमें आप चेक कर सकते हो कि इसके एक सॉल्यूशन आएगा या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आएगा। कई बार एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि यूनिक ही आएगा। मतलब 4/6 मल्टीपल वैल्यूज़ के इक्वल हो सकता है। तो आप इसको चेक करोगे, 4 इज इक्वल्स टू 6x, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ के इक्वल आएगा। 6 1 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 मतलब 2, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इस केस में नहीं आ रहा, इस केस में सिंगल ही सॉल्यूशन आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन बन रहा है। 6 3 जा 18, 18 मतलब 4। चलो मैं अभी ये एग्जांपल बताती हूँ ऐसा जिसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं इसके, तो ऐसा मत सोचो कि यूनिक ही होगा। ये एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। अब Z6 में क्या ये 1 1 हो जाएगा? ये आप देख सकते हो इजीली। Tx इज इक्वल्स टू 5x, क्या ये 1 1 हो जाएगा? मैम x इक्वल टू 2 होगा ना, और 4 इक्वल टू 6x। x इक्वल टू 2 क्यों होगा? क्योंकि x इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या होगा? 6 2 जा 12, 4 इज इक्वल्स टू 12, 12 तो मतलब 0 हो गया ना उसमें। अच्छा 4 तो 0 ही हो, 4 गड़बड़ हो गया, 4 नहीं होना चाहिए ऊपर। 2/6 को आप चेक करो, हाँ अब ठीक है। हाँ 4 तो मतलब 0 ही हो गया, तो 0, ये 0 ही बन जाता मतलब अगर 4 ऊपर होता तो 2 इज इक्वल्स टू 6x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा, और उसके अलावा क्या हो जाएंगे? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 होगा, 6 2 जा 12, नहीं x इक्वल टू 3 होगा, 6 3 जा 3 18। होगा। हम्म, हाँ मैम। अच्छा हाँ ठीक है, 4 4 जा 16 में कुछ गलत ही सोच रही थी। तो देखो 2 सॉल्यूशन निकल के आए ना। अब ये कितने निकल के आएंगे इस पे भी मैं अभी बात करती हूँ। चलो अभी मैं बता ही देती हूँ आपको। देखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, इसके 2 सॉल्यूशंस निकल के आए हैं। 2/6 1 भी है, 2/6 3 भी है। a बाय b के कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं? देखो a बाय b बिलोंग्स टू जेड एन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि b और n का जीसीडी अगर a को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन आएगा। और अगर जो सॉल्यूशन आया, मतलब यहाँ पे जो इन दोनों का जीसीडी आया, b और n का जो जीसीडी आया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे? उतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ b एंड n, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 4 का जीसीडी कितना था? 2 था। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस केस में कितने आ गए? 2 आ गए, ठीक है। क्लियर है? जी मैम. ये सब बातें अच्छे से लिखी हुई हैं नोट्स में।
अब रिवाइज करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को रिवाइज ज़रूर करना और नए नए क्वेश्चंस भी लेके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, अच्छा ये बता दो ज़रा, ये 1 1 है कि नहीं है? वैसे ये बहुत आसान है, इसको 1 1 चेक कैसे करोगे ये बताओ? सॉरी, टी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको चेक करने का क्या तरीका होगा? 1 1 बिल्कुल बेसिक तरीका। वही मैम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। करेंगे तो क्या होगा? टी एक्स इज इक्वल्स टू टी वाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बात ये नेचर आती है नंबर कि हाँ, अब क्या करें? इंटीग्रल डोमेन तो नहीं है। मैम जेड होता है मैम। ये इंटीग्रल डोमेन है कि हमें डोमेन वाली चीज़ को चेक करना है, ये आईडी है कि नहीं, इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं। वैसे तो दोनों ही नहीं इंटीग्रल होगा। डोमेन है। नेचुरल नंबर्स का सेट कैसे होगा मैम? मैम दो नेचुरल्स का प्रोडक्ट तो 0। हाँ तो एक तो एक एक तो 0 होना पड़ेगा। डोमेन को ही करना है या मैम आईडी तो नहीं होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को ही पूरी को फॉलो नहीं करता इसको है। चेक करना है? आईडी, हाँ आप बोलो। मैम ये होता है आईडी। इंटीग्रल डोमेन इसको चेक करना है, वही मैंने गड़बड़ कर दी। टी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, तो इधर वाला एलिमेंट है, ठीक है? हाँ वो भी ठीक है मनदीप की बात, वो तो लेकिन एडवांस बात है, उस पे बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इंटीग्रल डोमेन का भी हम बेसिक चीज़ जो रिलेट कर रहे हैं वो किससे रिलेट कर रहे हैं? सिर्फ ए इंटू बी इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ ज़ीरो और बी इज़ ज़ीरो। तो दो की प्रोडक्ट ज़ीरो है तो क्या हो एक जाएगा? 0 या तो एक एक्स इज 0 होना इक्वल्स टू पड़ेगा। माइनस वाई होना चाहिए या फिर एक्स इज इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। तो क्यों, मतलब क्या दोनों ट्रू हो सकते हैं या कोई भी ट्रू नहीं होना चाहिए, या कोई एक ट्रू हो सकता है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई जब होगा, और ये एक्स नहीं और वाई कहाँ से आ रहे हैं पहले ये ध्यान दो। एक्स मैम, और वाई नेचुरल नेचुरल से आ रहे हैं, तो अगर नेचुरल से आ रहे हैं तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई का क्या ही मतलब है? हाँ पॉसिबल वो तो नहीं, नहीं होगा। पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि ज़ीरो के लिए पॉसिबल हो सकता है ये, वो भी नहीं है, नेचुरल्स के अंदर ज़ीरो नहीं होता, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होगा पक्का। तो यही तो आप चाहते थे, टी एक्स इज इक्वल्स टू टी वाई लेके चले और यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है? अब यही आपका होमवर्क है। वैसे तो क्या ही होमवर्क है, बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन अगर आपको इस पे दे दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, या फिर एन टू एन दे दिया जाए, या फिर एन टू जेड जेड टू एन दे दिया जाए, तो इन केसेस में क्या बोलोगे आप? टी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 1 है या नहीं? वो मैम जेड से जेड वो तो नहीं होगा। जेड से जेड नहीं होगा, अच्छा। दो इमेज होंगे मैम। कौन सा वाला होगा इसमें से बताना ज़रा। जेड से जेड तो नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल से नेचुरल होगा। जेड से नेचुरल नहीं होगा। जेड से नेचुरल भी नहीं होगा, क्योंकि -1 और 1 दोनों सेम पर ही मैप कर रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है? चलो अब एक नई चीज़ देखते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। मैं एक सेट डिफाइन कर रही हूँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल, कार्डिनैलिटी वाला एक सेट डिफाइन कर रही हूँ। चलो, x बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू, देखो मैप कैसे डिफाइन किया मैंने, टी एन करके, ठीक है? ये मैप होता है नेचुरल से लेकर नेचुरल्स तक, ठीक है? नेचुरल डालोगे नेचुरल मिलेगा, क्योंकि कार्डिनैलिटी है, वैसे भी नेचुरल मिलने वाला है।
अब आपका दिमाग में आ सकता है कि कार्डिनैलिटी है तो ज़ीरो भी हो सकती है, पर ये नहीं होगी, इसकी डेफिनेशन ही ऐसी बनाई गई है। इस सेट की कार्डिनैलिटी की बात कर रखी है। कौन सा सेट है ये? वो सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 1 से n के बीच में लाई करेंगे। मतलब T2 की अगर बात की जाए तो क्या होगा? वो सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 1 और 2 के बीच में लाई करें। ऐसे कौन से होते हैं? x इज इक्वल वन ही टू होता 1। है। जब कोई भी 1 चीज़ समझ में ना आए, देखो ये देखने में काफ़ी भयंकर सी डेफिनेशन लग रही है, लेकिन कोई भी चीज़ एग्जाम में भी समझ में नहीं आती तो उसको ब्रेक डाउन कर लिया करो छोटे में, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और बड़ी स्टेटमेंट्स हमसे पढ़ी नहीं जाती। ऐसा आपके कल के टेस्ट में भी हुआ होगा शायद। वैसे तो उसमें कुछ खास बड़ा था नहीं कहीं पे, लेकिन आप जब मैं टेस्ट देती थी तो मुझे घबराहट होती थी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पढ़ने में, तो मैं छोटी स्टेटमेंट्स पे फोकस किया करती थी। लेकिन वो एक्चुअल में अगर हम उनको ब्रेक डाउन कर लेंगे तो समझना आसान हो जाता है। तो GCD ऑफ x कॉमा n, मतलब n यहाँ पर 2 है, इक्वल टू 1। मतलब इन्होंने ये बोल रखा है कि 2 से कम वाले वो सारे नेचुरल नंबर्स लो, 2 से कम वाले वो सारे नेचुरल नंबर्स जिनका 2 के साथ GCD 1 आता हो। तो क्या 1 का 2 के साथ GCD 1 होता है? बिल्कुल। तो क्या 2 का 2 के साथ GCD 1 होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब इस T2 के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे? T2 वैसे कार्डिनैलिटी वाला सेट है, पर मैं थोड़ी देर के लिए कार्डिनैलिटी गायब कर देती हूँ। तो T2 के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे? 1 1। T2 इज अ सेट, ठीक है। ऐसे T2 तो खैर एक सेट बन रहा है यहाँ पे, लेकिन वो वाला एक मैप था, तो अभी के लिए इसको सेट की तरह देख लो, ठीक है। अगर मैं कार्डिनैलिटी दोनों तरफ लगा दूंगी तो वो एक मैपिंग बन जाएगी। तो जैसे T3 अगर निकालना हो तो T3 कैसे निकालेंगे? आप लोग मुझे निकाल के बताओ। 1 2 3 के साथ किस किस का GCD 1 आएगा? 0 1 का, और 2 का। 1 2 और 3 में से 3 और 1 का GCD 1 है, यस। 3 और 2 का GCD 1 है, यस। 3 और 3 का GCD 1 है, नो। अपने साथ तो कभी GCD 1 होगा भी नहीं, तो T3 के अंदर आप क्या लिख दोगे? 1 2। इसी तरह T4 के अंदर क्या आएगा? अब आप डायरेक्टली बता सकते हो T4 के अंदर क्या आ जाएगा। 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 आएगा, 1 से 4 तक हमें सबको चेक करना है। 2 आएगा, नहीं, ठीक है, ये प्लेस खाली छोड़ देते हैं। 3 आएगा, हाँ आएगा। 4 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आया एलिमेंट्स? 1 और 3। ये बात सबको क्लियर हो गई? हाँ मैम। अच्छा, अगर मैं पूछ लूँ T400 के अंदर एलिमेंट्स बताओ, बता दोगे? हाँ मैम। हाँ मैम, तो बताओ सारे एलिमेंट्स। टाइम लगेगा। मुश्किल हो जाए। टाइम लगेगा। नहीं मैम, नंबर नंबर है इसका फॉर्मूला एक होता है। और फाइन का डेफिनेशन है। लेकिन वो कार्डिनैलिटी के लिए डेफिनेशन है। 400 के लिए भी हम निकाल लेंगे एलिमेंट्स, पर इतनी ज़रूरत हमें है नहीं कि हम सारे एलिमेंट्स निकालें। मेन हमारा मोटिव ये होता है कि हम कार्डिनैलिटी निकालें, वो मैटर करती है, जिसको हम फाई एन बोलते हैं, ऑयलर्स फाई फंक्शन। तो जो टी एन यहाँ पे कार्डिनैलिटी डिफाइन कर रहे थे हम, नीचे वाला सब भूल जाओ, टीटा, उस नीचे मैंने कार्डिनैलिटी हटा दी थी, बस अब इसको याद रखो कि ये जो टी एन मैंने डिफाइन किया है, एक्चुअली इस टी एन को फाई एन बोला जाता है स्टैंडर्ड नोटेशन में। इसको बोलते हैं ऑयलर्स फाई फंक्शन, ठीक है। जो कहता है कि सिर्फ कार्डिनैलिटी बताओ हमें उन नंबर्स की जिनका n से छोटे, मतलब n से छोटे उन नंबर्स की फाई एन, 1 से लेकर n तक वो सारे नंबर्स जिनका GCD n के साथ बना है, ठीक है। तो अगर 516 कोई निकालने को बोलता है तो हम वो वाले एलिमेंट्स निकालते हैं जिनका 16 के साथ GCD 1 आए, मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। तो जैसे 515 है, इसमें आई थिंक आप चेक करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है 4 मैम, आएगा। 2 नहीं होगा, वो 15 है। GCD ठीक 1 है, ठीक चाहिए है। ना। 1 2 4 फटाफट बताते जाओ। मुझे इसमें तो कार्डिनैलिटी लिखनी है, लेकिन एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? 1 2 4, 6 नहीं आएगा, 7 9 5 6 नहीं नहीं, 7, 11 13 11
13 14 बस इतने आएंगे। तो कितने हो गए ये 8 एलिमेंट्स है, तो 515 की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक एक एलिमेंट निकाल के फिर हम उनको काउंट करें, ये तरीका हो जाता है लंबा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया है, उस फॉर्मूले पे मैं सीधे आती हूँ कि फाई एन का फॉर्मूला क्या होता है और कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं। क्लास कब तक लोगे मैम? ये रात को 1 बजे तक चलेगा, आज ही सारा ग्रुप थ्योरी ख़त्म कर दें। मैम चल तो जाएगा, मेरा ना कल एग्जाम है तो मैं लीव कर रही हूँ। अच्छा एग्ज़ाम है, वैसे 10:30 तक लूँगी, देख लो अगर आपको एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो। ओके। ठीक है। तो 5pn क्या होता है? p रेज टू पावर n। देखो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक सेकेंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब 5 ऑफ जैसे 3 की पावर 4 निकालना है, तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका होता है p रेज टू पावर n माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1, जिसको हम p रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन लेके भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो बताया गया, अब इससे तो काम चलेगा नहीं, हमेशा थोड़ी प्राइम रेज टू पावर n टाइप का आपसे पूछा जाएगा। आपसे 5 ऑफ 15 भी पूछा जा सकता है, विच इज़ 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 5। ठीक है, 5 ऑफ 3 इंटू 5। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए उन्होंने बताया कि m इंटू एन, 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n होता है, जहाँ पर m और n रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, मतलब m और n का GCD 1 है। अगर m और n का GCD 1 है तो 5 ऑफ m, mn क्या होता है? 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n। ये केवल 2 फॉर्मूले हैं जिनसे आपके सारे 5s निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको 5 ऑफ 100 निकालना है, सिर्फ कार्डिनैलिटी है, इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ किया जा सकता है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कुछ भी दे रखा है पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ताकि हम ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई कर पाएँ। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ जल्दी जल्दी होने लगेगा। 100 का तो वैसे याद ही हो जाता है, 200, 1000 ये सब 2 और 5 की पावर्स में होते हैं। तो अभी इनका और इनका GCD 1 है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा? 5 ऑफ 2 स्क्वायर। अब प्राइम का स्क्वायर है, प्राइम की पावर्स में है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर माइनस 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 रेज टू पावर 2 माइनस 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 20 आ जाएगा, तो ये कितना बन गया? 40। बात समझ में आई कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। तो एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, CSR नेट में शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना, इस तरीके से पूछा गया था। T ऑफ 100, T ऑफ 1000 निकालो। ठीक है, T ऑफ 1000 ऐसे लिख के दिया गया था। अब ऑयलर्स 5 को लिख देता तो इजीली जज हो जाता कि अच्छा 5000 निकालना है, पर इस तरीके की नोटेशन में दे दिया तो बच्चे पढ़ के कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, वैसे ये डेफिनेशन है, लेकिन डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दे दी कि T ऑफ 1000 निकालो। ठीक है, T ऑफ 1000 मतलब n को 1000 से रिप्लेस करके पूछ लिया, तो वो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि दे क्या रखा है उन्होंने। उसी बात को घुमा फिरा के करेंगे, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर n ग्रेटर देन 2 की बात की जाए तो ये जो ऑयलर्स 5 फंक्शन होता है ये हमेशा इवन होता है। ठीक है, इसका मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है कि क्यों ये इवन होता है, इसको आप पढ़ सकते हो जाके, अगर इंटरेस्ट हो तो। टाइम और इंटरेस्ट है तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, n ग्रेटर देन 2 के लिए फाई n हमेशा इवन होता है। n इक्वल टू 2 के लिए फाई n क्या होता है, कोई बता सकता है? 1 1 होता है। और फाई ऑफ 1 क्या होगा?
वो भी 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए तो इवन नहीं है। अच्छा, इसका सिंपल सा लॉजिक चलो मैं दे ही देती हूँ। अगर या तो n 2 होगा, हम फाई n को इवन कह रहे हैं, या तो 2 समथिंग होगा या 2 समथिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, n इज इक्वल्स टू p इंटू समथिंग होगा, लेट्स से m। तो इस केस में तो क्या होगा, 5 आप कैसे निकालते हो, 2 इंटू माइनस टू वन इंटू रेज टू पावर माइनस के वन। माइनस वन। हाँ, मैंने उसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख दिया। तो 5 समथिंग है, और ऑब्वियसली यहाँ पे k ग्रेटर देन 1 है। गारंटी है इस बात की, क्योंकि n ग्रेटर देन 2 था। अगर k 1 हो जाता तो n इक्वल टू 2 हो जाता, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि n तो ग्रेटर देन 2 है। तो k ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप 2, इसमें एक एटलीस्ट एक 2 तो है ही है। k मतलब ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, k 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब एक 2 की पावर 1 तो इसमें कॉमन आएगा ही आएगा, अंदर कुछ भी बचे, तो मतलब ये इवन हो गया, 2 इंटू समथिंग। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि इसमें इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। किसी भी मतलब 2 टाइप का नहीं था, तो हमने अलग से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। जब हमने फाई निकाला तो हम 5 इंटू 5 कर सकते हैं। ठीक है, 5 अगर आप करोगे तो क्या करोगे, -1 इंटू P-1 इंटू जो भी ये 5m आएगा। अब यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि ये प्राइम था, और प्राइम हमेशा ऑड होते हैं n ग्रेटर देन 2 के लिए। 2 के अलावा और कोई प्राइम नहीं है दुनिया में जो ऑड नहीं हो, मतलब जो इवन हो। तो ये वाला प्राइम पक्की बात है ऑड होगा। तो ऑड -1, तो ये पक्की बात है कि ये इवन होगा। इवन नंबर को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा आपको इवन मिलेगा। तो इन दोनों बॉक्सेस में जो ये नंबर पड़े हैं, इनसे मल्टीप्लाई करने पर भी फाइनल रिजल्ट आपका इवन आएगा। तो हमने 2 एक्सक्लूसिव केसेस डिस्कस कर लिए कि 2 टाइप का है या नहीं है। दोनों केसेस में ही फाइन हमेशा इवन आएगा। मैम हमेशा मतलब 2 रेज पावर के फॉर्म में होगा। नहीं, केस बनाए हमने। केस 1 में बोला है कि या तो वो 2 टाइप का होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, या तो आप क्लास में आओगे या आप क्लास में नहीं आओगे। कोई तीसरा केस है क्या? या तो आप ग्रुप थ्योरी की क्लास अटेंड करोगे डेली या नहीं करोगे। ठीक है, या तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, या तो आप सही करके आओगे या गलत करके आओगे। कोई तीसरा केस है? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हो गए ना, या तो यस या फिर नो। तो या तो वो नंबर जो आपने लिया है 50 लिया है, या तो वो 2 में होगा या नहीं होगा। 50 2 में नहीं होता। 16 लिया है जैसे, तो 16 2 में है, वो केस 1 में लाई करेगा। 50 लिया है तो वो केस 2 में लाई करेगा, क्योंकि वो 2 में नहीं है। अगर कोई 3 की पावर्स में हुआ तो वो केस 2 में डजेंट होगा। मैटर, डजेंट मैटर, क्योंकि ये दोनों केसेस आपस में एक्सक्लूसिव हैं, और इन्हीं दोनों केसेस की हेल्प से हमने प्रूव किया कि फाई n हमेशा इवन होगा। इस केस में भी इवन आ रहा है, इस केस में भी इवन आ रहा है। मैंने कहा कि मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। ठीक है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकला ग्रुप थ्योरी का या नहीं निकला, क्या कोई तीसरा केस बनता है? अगर मैं इस नज़रिए से देखूं, आपको दूसरा नज़रिया भी हो सकता है। जैसे आप बोल रहे हो 3 में भी तो हो सकता है। तो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है रियल के क्वेश्चन निकले या नहीं निकले, वो एक अलग नज़रिया हो गया देखने का। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो सारे केसेस डिस्कस हो जाने चाहिए एन के लिए। एन 2 तरीके का हो सकता है, या तो 2 टाइप का होगा या नहीं होगा। 3 से प्रूफ लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है, प्रूफ लिखने का तरीका है बस ये। जी मैम। वो भी बस थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैंने आपको करा दिया। बाकी कुछ प्रूफ्स हैं, अगर रह जाते हैं तो आप नोट से देख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर्स हों, एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स।
ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। सेवन हैज exactly two divisors. हाँ True. हाँ ट्रू। और किसी का कोई जवाब? ट्रू है मैम। अभी फॉल्स कर देते हैं इसको। मैंने ऊपर बोला कि कोई प्राइम नंबर होता है तो उसके एग्जैक्टली दो पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं, पर नेगेटिव के बारे में तो कुछ नहीं कहा। मतलब पॉजिटिव के बारे में यहाँ तो कोई मेंशन नहीं है कि मैं पॉजिटिव की ही बात कर रही हूँ। 7 के ये 4 डिवाइजर्स होते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आपकी एक्टिव मतलब दिमाग के लिए एक एक्टिविटी थी कि आप कितने अलर्ट हो। ठीक है, 4 डिवाइजर्स होंगे इसकी, ये स्टेटमेंट फॉल्स फिर है। मैम 7 फिर प्राइम कैसे है मैम? प्राइम ऐसे है, डेफिनेशन प्राइम पे लग रही है, डेफिनेशन पॉजिटिव डिवाइजर्स के लिए बनी है, नेगेटिव के लिए नहीं बनी है। अगर नेगेटिव के लिए बनी होती तो यहाँ पे ये बोला जाता टोटल डिवाइजर्स उसके कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली 4। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर बोला गया है। तो जितनी आप प्राइम की डेफिनेशन अब तक करते आ रहे हो वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए है। तो नेगेटिव को भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है ना, डिवीजन तो नेगेटिव से भी हो सकता है। यस मैम। ठीक है, तो बस ये एक्टिविटी थी दिमाग के लिए और कुछ नहीं था। मुझे नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 156। सोच लो, अभी टाइम है। इसे जो जितनी जल्दी बता सकता है ट्रिक इस्तेमाल करके वो बताए। मैम 157 प्राइम है तो 5 ऑफ 157 एक माइनस होगा मैम। फाइव ऑफ 157, फाइव ऑफ पी क्या होता है? p-1। पी रेस्ट टू P पावर 1 minus 1। माइनस पी रेस्ट टू पावर 0, दैट इज p-1। लेकिन अगर मान लो आपको चेक करने में टाइम लग रहा है 157 प्राइम है कि नहीं है, फिर मैम वो फिर फैक्टराइजेशन से करेंगे। और भी तरीका इसमें कोई अप्लाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन दीज ऑप्शंस। अगर ऑप्शन इस तरीके के दे रखे हैं तो आप और भी दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे। देखो अभी मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था कि मैम इवन वाला कंसेप्ट। क्योंकि अब n ग्रेटर देन 2 है, यस मैम। क्योंकि when 157 है दैट इज ग्रेटर देन 2, तो फाई n हमेशा इवन होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन इवन है? जो इवन नहीं है उनको काट दो। ठीक है, ये हो गया छोटा तरीका क्वेश्चन को करने का, एक जुगाड़ू तरीका। और ये जुगाड़ू तरीके बहुत काम आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, इसी एग्जाम में आया हुआ था ये। तो इसी तरीके के ऑप्शंस उसमें दे रखे थे। तो जिसको पता है रिजल्ट, जो अप्लाई कर पाएगा वो जल्दी से कर देगा, 1 सेकंड का काम है। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। अच्छा, जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे 0 और 1 का जीसीडी हम लेंगे तो 0 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं? 1 0 को डिवाइड करता है, 2 0 को डिवाइड करता है। हाँ यस, क्योंकि 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू के हो जाता है ना।
ऐसा के हमें मिल जाता है, के बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर्स की बात हो रही है सारी अभी, ये मत सोचना कहाँ की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के अंदर ही सब बातें हो रही है। तो 1 डिवाइड 0 इन इंटीजर्स, यस, बिकॉज 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू के। अब ये के क्या हो सकता है, यहाँ पे के को हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब 1 डिवाइड 0 ट्रू है। इसी तरह 2 डिवाइड 0, एनी नंबर, कोई भी ए नंबर लोगे वो डिवाइड करेगा 0, ठीक है। तो 0 और 1, 0 के तो सारे इंटीजर्स डिवाइजर्स हो जाएंगे, लेकिन 1 के डिवाइजर्स क्या क्या है, प्लस और माइनस 1। तो 0 और 1 का जीसीडी क्या आ जाएगा, +1, -1 तो आएगा नहीं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें देखना होता है, ठीक है। तो जीसीडी हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखने की वजह से। अच्छा, 0 और 0 का जीसीडी कैसे निकालेंगे, मैम इनफाइनाइट हो जाएगा। एक तरीके से इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो भी पूरे इंटीजर्स का सेट है, वो भी पूरे इंटीजर्स का सेट है। अब ये पूछा जा रहा है कि सभी कॉमन इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कुछ होता ही नहीं है, इन्फिनिटी आप उसको एक नोशन दे सकते हो, ठीक है, या बोल सकते हो नॉट डिफाइंड। ए और 0 का जीसीडी क्या होगा, किसी भी नंबर के साथ उसका जीसीडी ऑफ ए कॉमा 0। अब यहाँ पे ध्यान से सोचो, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये जीसीडी क्या बनेगा, जैसे आप देख रहे हो कि जीसीडी ऑफ 5 और 0 और जीसीडी ऑफ -5 0, दोनों को कंसिडरेशन में कैसे ला सकते हैं हम एक ही आंसर में। इस केस में 5 होगा, इस केस में क्या होगा, 1 हो जाएगा। -5 होगा। 1 होगा ना, 1। 1 डिवाइड्स -5, सॉरी मैम दोनों केस में 5 होगा। हाँ 5 तो डिवाइड करता है 0 केस को में भी, और -5 को। हाँ, ठीक इस है। केस में भी 5 होगा। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे केस में भी मॉड हो गया ना, दूसरे केस में एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो ए और 0 का जीसीडी मॉड ऑफ ए होगा। ऐसे आप जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये देख लेना, कुछ अगर रह जाए इसमें तो नोट्स में से, बाकी मैंने सब करा ही दिया है। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और है, नंबर ऑफ, जैसे फाइएंस का सम निकालना है अगर आपको, कहने का मतलब 5 से छोटे, कोई पूछ ले 5 से छोटे और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ, सॉरी सम निकालना है, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, ये अगर आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फाइव n, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, फाइन के साथ n/2 को मल्टीप्लाई कर देना। सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, जैसे 5 से छोटे वो सारे नंबर जिनका 5 के साथ जीसीडी 1 आता है। पहले हम नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स निकाल रहे थे कि 5 ऑफ 5 का मतलब था 1, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते थे, 1 और 5, सॉरी जीसीडी 1 ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इनका सम कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, n/2 इंटू 5n। चेक कर सकते हो, 5 10 होगा। 5/2 इंटू 5 ऑफ 5, 5 ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 4, तो 5/2 इंटू 4 विच इज़ 10। यहाँ पे आप सम करके देख सकते हो, 4 3 7 2 9 और 1 10, इधर भी सम 10 आएगा, ठीक है, यू कैन वेरीफाई। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आगे इस्तेमाल होने वाली हैं।
मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, उसका जवाब देना। द सम ऑफ positive integers less than n and relatively prime to n is 8n। ठीक है, फाइंड n। क्या होगा इसमें से? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 इज 40। करो, 2 मिनट है। तो मैम 32 होगा। 32 आ रहा है। इसके बाद ऑन टू फंक्शन देखेंगे, फिर आपका हो जाएगा आज का। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस होने ही वाला है। और ऑप्शंस भी चेक कर लो, 32 ही आएगा बस। बाकी सबका संजना हो गया? मैम मैं हम नहीं कर 40 भी होगा। 40 भी होगा। सुमन आपका? यस मैम, 32 और 40। ठीक है, चलो देखते हैं। द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। हमें पता है ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, मतलब सम क्या होता है, फॉर्मूले से हमें पता है ये होता है, लेकिन इन्होंने क्या रखा है कि ये होगा, तो मतलब दोनों इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 5 and 16 आ जाएगा। अब हमें नहीं पता वो कौन सा n है जिसके लिए 5 and 16 है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बोला। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से करने वाला है। वो ऑप्शन में देखो 16, 5 of 16 तो 16 होता नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सरासर गलत है। 32 and 40। 5 of 32 क्या होता है? 2 raised to power 5, तो मतलब 2 raised to power 4 एक्चुअली। ठीक है ना, 2 raised to power 5 minus 2 raised to power 4 which is equals to 2 raised to power 4 common 2 minus 1 which is equals to 2 raised to power 4, मतलब 5 of 2 raised to power k 2 raised to power k minus 1 होता है, which is 16। ठीक है, 5 of 32 ये होता है। 5 of 64 क्या होगा? 5 of 64 होता है 32, तो 64 वाला भी नहीं होगा, मतलब सेकंड होगा, थर्ड नहीं होगा। और 5 of 40 भी निकाल के चेक कर लेते हैं। 5 of 40 हो जाएगा 2 cube into 5 विच इज़ इक्वल्स टू 4, मतलब 5 of 8 जो कि 4 आएगा, और 5 of 5 जो कि फिर से 4 आएगा, 16। राइट, सो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था कि आप लोग एक क्वेश्चन लगा दोगे, मतलब एक ऑप्शन लगा दोगे और खुश हो जाओगे, पर ये एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो 5 ऐसा नहीं है कि यूनिक है कोई, कहने का मतलब क्या ये 1-1 फंक्शन है? नो 5 मैम, हाँ 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है? 102 इमेज आ रहा है, एक से ज्यादा। मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। यहाँ पे जी मैम। 32
32 पड़ा था और 40 पड़ा था, दोनों की इमेज आ रही है 16। ठीक है, 1 1 तो नहीं है। और ऑन टू फंक्शन कोई भी पढ़ो, 1 1 ऑन टू देख लिया करो हमने हर एक में। ऑन टू है, जेड टू जेड था, सॉरी नेचुरल्स टू नेचुरल्स था ये, ध्यान रखना। मैं नेचुरल टू नेचुरल पूछ रही हूँ, क्या ये 1 1 है? आपने कहा नहीं। अब मैं पूछ रही ऑन हूँ टू क्या भी ये नहीं 1 होगा 1? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो नेचर नंबर ही है, कोडोमेन भी। तो मैम इमेज नहीं मिलेगा 97 और प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर की प्री इमेज नहीं मिलेगी। जैसे 5 है तो 5 ऑफ समथिंग 5 नहीं हो सकता, ये कह रहे हो? यस मैम। इसका एक लाइन का लॉजिक भी दे सकते हो आप लोग। इवन 2 की पावर समथिंग फॉर्मेट में ही होगा मल्टी। 2 की पावर समथिंग फॉर्मेट में नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि कौन सा एग्जांपल लें इसके लिए? 5 ऑफ 9, यस मैम। ये कैसे हाँ निकलता है? 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1, ये क्या होता है? 6 6 होता है। 2 की पावर में नहीं बोलेंगे, कुछ और ओनली लॉजिक 2n पावर में। हम्म कुछ मैम 2n टाइप में ही होगा। 2n टाइप में ही होगा। और क्लोज आ रहे हो? मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ ये चीज़, मैं चाहती हूँ वो चीज़ अप्लाई करो जो आपने अभी पढ़ी है। बिल्कुल क्लोज आ चुके हो आप उस सेंटेंस के जो आपको बोलना चाहिए। कि क्यों ये ऑन टू नहीं हो रहा है। देखो मैंने अभी बोला था 5n इज ऑलवेज इवन, जैसे आपने बोला 2 इंटू समथिंग ही आएगा, तो 5n इज ऑलवेज इवन अभी हमने प्रूव किया था 5n। तो ऑड्स की तो प्री इमेज कभी नहीं मिलेगी ना। आप किसी भी ऑड नंबर को देख लो, उसकी प्री इमेज कभी नहीं मिलेगी 1 को छोड़ के। समझ में आया? 3 की प्री इमेज नहीं है, 5 की नहीं है, 7 की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5n हमेशा इवन होता है। ठीक है, गॉट इट? हाँ ओके। मतलब मैम 5 ऑफ 3 करने, सॉरी 5 ऑफ एनी नंबर कभी भी 3 नहीं होगा मैम। कभी भी 3 नहीं होगा। ठीक है, करके देख लेना चाहे इसको तो आप इजीली चेक कर सकते हो एक एक नंबर डाल के, क्योंकि 3 बहुत छोटा नंबर है तो छोटे एन सी आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो 5n इज ऑलवेज इवन, वो स्टेटमेंट भी कितनी यूजफुल है। एक छोटी छोटी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, किसी भी स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। ठीक है, चलो जल्दी से ऑन टू फंक्शन देखते हैं, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। क्या ये ऑन टू है? फिर से सवाल पूछते हैं, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल y belongs to नहीं है मैम, there नो मैम। exist 2 के प्री इमेज नहीं मिलेगा। like that t of x is equals to y। ठीक है, x इज इक्वल टू y बाई 3, हम्म? तो ये मैम ऐसे आ रहा है ना मैम, x इज इक्वल टू y बाई 3 which सही सोच does रहे हो। not belong। 3x इज इक्वल्स टू y। अब आपको ये सोचना है कि हर एक y के लिए इधर एक x मिलना चाहिए, x को एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, x को एग्जिस्ट कराने का मतलब क्या है? 1/3 शुड बिलोंग टू, सॉरी x शुड बी ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर 1/3 दोनों साइड मल्टीप्लाई हो पाया तो इधर x बन जाएगा और x इज इक्वल्स टू 1/3 y हो जाएगा। अगर x दोनों साइड, अगर ये दोनों साइड मल्टीप्लाई हो पाया, जैसे जुबैर ने बोला 3 का इन्वर्स। ठीक है, 3 का इन्वर्स किस में एग्जिस्ट करना चाहिए? z में। मतलब
जिस भी कोडोमेन डोमेन में आप बात कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे Z10 to Z10 अगर हम देख रहे हैं तो Tx इज इक्वल्स टू 7x। अगर 7 का इन्वर्स 10 में है तो 7 इन्वर्स इंटू 7 इंटू 7x इज इक्वल्स टू 7 इन्वर्स इंटू y। 7 इन्वर्स होता है 10 में, क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि 7 इन्वर्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो बिलोंग करता है Z10 में। क्यों करता है? क्योंकि 7 और 10 का GCD 1 था और 1 डिवाइड्स 1। ठीक है, इस चीज़ को मैं बार बार अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि कहाँ से क्या चेक करना होता है। डिनोमिनेटर का Zn के साथ GCD जो भी आ रहा है वो न्यूमरेटर को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर x हो जाता और x एग्जिस्ट कर जाता आपका 1/7y। ये काम हो जाता अगर उसका इन्वर्स आता। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा Tx इज इक्वल्स टू 3x। वो भी कहाँ पूछा? z से z में। क्या 3 का इन्वर्स बिलोंग करता है उसमें? नहीं मैम। नहीं करता, तो इसीलिए ये ऑन टू नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जब आपने 3x इज इक्वल्स टू वाई रखा तो यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाए 1/3 इंटू वाई। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 1/3 डज नॉट बिलोंग टू z। ठीक है, तो इतना सिंपल सा लॉजिक है। बस हमें क्या चेक करना है, अब मैं और शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बता दूं, Zn to Zn कोई भी मैप ऑन टू कब होगा? Tx इज इक्वल्स टू ax इफ a और n का GCD क्या हो जाए? 1। हमने सिर्फ Zn और Zn की बात की है, सेम से सेम पे। a और n का GCD 1 है तो a का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, जिस वजह से हम x निकाल पाएंगे, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो ये इसमें लॉजिक है। ठीक है, बाकी तो हम कल ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें वो डिवाइड वाला कंसेप्ट नहीं है? बिल्कुल डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको यहाँ समझाया वही कॉन्सेप्ट है कि ax इज इक्वल्स टू वाई। अगर आप ऐसे रख रहे हो तो आपके पास दोनों साइड इन्वर्स मल्टीप्लाई करने की आज़ादी होनी चाहिए। वो इन्वर्स कब मल्टीप्लाई कर सकते हो? जब 1/a हो। 1/a किसके अंदर हो? Zn के अंदर होगा, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे। क्या है? वो तभी होगा जब 1/a Zn के अंदर तभी होता है ना, if and only if GCD of an is 1। मतलब जो मैंने शुरुआत से क्लास में कराया है सब चीज़ें रिलेट हो रही हैं। a और n का GCD अगर 1 होगा तभी तो 1/a बिलोंग करेगा। ठीक है, यस मैम। मतलब चेक करने का स्टेप्स क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या होगा? ax इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कब निकल सकती है? अगर आप a को उधर भेज दो। a को उधर भेजने का मतलब है आप इस तरीके से लिख दो 1/a से मल्टीप्लाई कर। 1/a से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 1/a से तभी मल्टीप्लाई करोगे ना जब 1/a एग्जिस्ट करेगा Zn में, और 1/a Zn में तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली। बस ये कंडीशन आपको चेक करनी है। ठीक है, मतलब ऑन टू के लिए हमें सिर्फ इनवर्स चेक करना होता है। ऑन टू के लिए हमें सिर्फ इन्वर्स चेक करना है। काम तो 1/1 के लिए भी यही करना है वैसे। 1/1 के लिए भी हमने यही किया है अभी तक। जाके देखना, रिवाइज करना। 1/1 के लिए भी यही किया है क्योंकि सेम सेट से सेम सेट पे बात हो रही है। 1/1 ऑन टू एक ही बात है यहाँ पे। अभी सेम सेट से सेम सेट का ही क्राइटेरिया हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपका स्कोप है भी नहीं, आएगा तो इतना ही आएगा। तो आराम से इसको चेक करो। तो आपने आज एक नई चीज़ सीखी कि GCD ऑफ an बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब डिनोमिनेटर और Zn का GCD। ठीक है, किसी एलिमेंट की बिलोंगिंगनेस चेक करनी हो, 1/1नेस चेक करना हो,
या ऑनटूनेस चेक करनी हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे और थोड़ा बहुत डीएन्स के बारे में और एक दो नए ग्रुप्स मतलब सेट्स के बारे में देखेंगे। सेट ही पढ़ेंगे अभी 2 क्लासेस में, फिर 3rd क्लास से हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बाकी मैंने बोला है रिकॉर्डेड आपका जो